तो बेसिकली ये कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं जिनको हमको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके सभी के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। हमने बताया कि यारी जरा निभा मौत तक, अगर यारी मौत तक नहीं निभाएगा तो क्या होगा, रूह राह में पड़ी रहेगी, ठीक है। फिर उसको क्या होना पड़ेगा, खुद से आग में कूदना पड़ेगा। हमारे यहाँ बनारस में एक बहुत ही फेमस घाट है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो घाट हमारे लिए है, वो है 80 घाट, ठीक है। तो वो वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से गंगा जी जो है वो अपनी तकलीफों को उनसे बताएंगे। वहाँ पर ढेर सारा लिक्विड है, ढेर सारा पानी है भरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पानी में पैर डाल के घंटों बैठे रहेंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। ये एस था, यहाँ पर एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था और ये डी ब्लॉक था। एफ ब्लॉक मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर है, ठीक है। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगला टर्म है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस की। रेडियस बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पेरियोडिक टेबल के अगर एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो पेरियोडिक टेबल का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था कि पहले एस ब्लॉक वाइज एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पर, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर बनाया गया था। और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता था उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है तो एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है तो एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक में होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल या फिर एफ सबसेल में है तो इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं और उनके एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि डी एंड ए ब्लॉक होता क्या है, किस तरीके से वो एलिमेंट होते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन यही है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर कर रहा होगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। चलिए, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं विदाउट देयर एटॉमिक नंबर। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ मेथड बताऊंगा जिससे आप पेरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का लोकेशन या उसका प्लेस पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना कि वो एलिमेंट अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका डी सबसेल में एंटर कर रहा होगा, ठीक है, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये हमने सीरीज जो है वो वर्टिकली लिखी हुई है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये सेम ग्रुप लिखा हुआ है। जनरली ये क्या लिखा हुआ है, पीरियड, ठीक है। मतलब ये पहला वाला सीरीज बना हुआ है, ये दूसरी सीरीज बनी हुई है, ठीक है। यानी कि ये 3D सीरीज है। आप जानते हैं कि पहली डी सीरीज 3 से स्टार्ट होती है, 3 सेल नंबर से, ठीक है। तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, ये 4D सीरीज के एलिमेंट हैं, ये 5D सीरीज के एलिमेंट है और ये 6D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं जिनको हमको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके सभी के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिनकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि वो एलिमेंट किस तरीके से पेरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला एलिमेंट लिखा हुआ है स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है टाइटेनियम, फिर लिखा हुआ है वेनेडियम, फिर लिखा हुआ है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिससे आप इन एलिमेंट्स को इजीली याद कर सकते हो। पहली सीक्वेंस के लिए, पहली सीरीज के लिए हम जो ट्रिक बनाए हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्कैंडियम के लिए अगर हम SC देखें तो ये इस तरीके से इसको आप मेमोराइज कर सकते हो। साइंस टीचर विनीता, कोई साइंस की टीचर होंगी आपकी, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, उनका मन जो है वो काफ़ी मतलब इस तरीके का है, वो किसी भी बच्चे को जल्द से जल्द अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है, मन, ठीक है, फे और को साथ में मिला के हमने बताया आपको, फे को, ठीक है, नीचे, मतलब कितना डेप्थ में जाके उन्होंने अपने मन को इस तरीके से उनको अट्रैक्ट किया हुआ है बच्चों को। तो वही लिखा हुआ है आपके सामने पहली सीरीज, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन, फे को, इसको एज इट इज पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, नीचे
फिर लिखा हुआ है कौन जाने, इसको आप एज इट इज समझ लेंगे, ठीक है। सिंबल देखिए आप, बेसिकली हम एलिमेंट को सिंबल वाइज मेमोराइज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनके सिंबल इस तरीके से बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, कौन जाने, है ना। तो ये पहली सीरीज के लिए एक ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कौन जाने, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहला वाला एलिमेंट जो है वो आप मेमोराइज कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ये एलिमेंट पहली 3D सीरीज जो है, अगर इसको देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, 21, 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 21 से लेकर 30 तक पहली सीरीज जो है वो बनी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है जिनका सीरीज, पहले आप एलिमेंट मेमोराइज कर लिए, फिर उसके बाद हम आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दूसरी सीरीज है। दूसरी सीरीज के लिए हमारे सामने एक ट्रिक बनी हुई है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम को हमको हमेशा याद रखना होगा, पेरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 43 एटॉमिक नंबर अगर आप याद रखेंगे तो आगे और पीछे इनके नंबर्स को बढ़ा के आप इनका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको मेमोराइज करना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है ना। तो 43 के पहले, जैसे 43 के बाद क्या कर सकते हैं आप, 44, 45, 46, 47 एंड 48, और इसके पीछे बढ़ा लिया जाए इस तरीके से नंबर को, तो क्या हो सकता है ये 42, 41, फिर 40, फिर 39, है ना। ये हमारी सीरीज थी। अब अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको याद कैसे रखना है आपको, तो याद कर सकते हैं आप, यारी यारी जरा निभा मौत तक, हमने पहली सीरीज बनाई, यारी जरा निभा मौत तक, रूह, ठीक है, किसी की रूह है, रूह कहाँ गया, यहाँ पे, रूह रूह राह में पड़ी है आग में कूदो, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ ट्रिक बनी हुई है कि अगर किसी की आत्मा भटक रही है तो उसको जलाया जाए, ठीक है, उसका क्रिमेशन किया जाए, तो उस तरीके से वो क्या होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमने बताया कि यारी जरा निभा मौत तक, अगर यारी मौत तक नहीं निभाएगा तो क्या होगा, रूह राह में पड़ी रहेगी, ठीक है, फिर उसको क्या होना पड़ेगा, खुद से आग में कूदना पड़ेगा, है ना, तभी उसको मोक्ष मिलेगा। और अच्छे, अगर किसी ने अपनी दोस्ती को मरते दम तक निभाया, ठीक है, अगर किसी ने अपनी दोस्ती को मरते दम तक निभाया है तो उसको ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सी बात हो गई कि अगर मान लो उसको नरक भी मिलता है, नरक में भी जाता है, तो वो उस तरीके से भी क्या हो सकता है, उसको वहां पर भी मजे होंगे उसके, अगर दोस्ती अच्छी है हमारी तो इस तरीके से सेकंड सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, यारी जरा निभा मौत तक, रूह राह में पड़ी आग में कूदो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेकंड के लिए ट्रिक बनी आपके सामने, यारी जरा निभा मौत तक, रूह राह में पड़ी है आग में कूदो, दूसरी सीरीज हो गई। उसके बाद आते हैं थर्ड सीरीज पर, ठीक है। तीसरी सीरीज है लैंथेनम की। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर ये एक एलिमेंट है जिसका मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। वो मेटल कौन सा है, मरकरी। हमारे यहाँ बनारस में एक बहुत ही फेमस घाट है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो घाट हमारे लिए है, वो है 80 घाट, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली जनरल जो कपल लोग होते हैं या जो सिंगल भी हैं वो लोग भी जाते हैं, तो वो लोग जाके वहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, उनको मतलब आनंद अगर देखा जाए, वो इंजॉय किस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से गंगा जी जो है वो अपनी तकलीफ़ों को उनसे बताएंगे। वहाँ पर ढेर सारा लिक्विड है, ढेर सारा पानी है भरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पानी में पैर डाल के घंटों बैठे रहेंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। अगर किसी को ये चीज़ देखनी हो कि समय किस तरीके से गुजर रहा है, तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और उसको बहुत लग रहा है कि हमें बहुत टेंशन है, तो वो चला जाए 80 पर जाइए, आप 1 घंटे वहाँ टाइम दीजिए, बैठिए उस पर, ठीक है, इस तरीके से अपनी चीज़ों को बताइए उनको। तो यहाँ पर इस तरीके से वो क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को आपको आसानी से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, आप एग्जाम के टेंशन से थोड़ा फेयर से बच सकते हो ना। तो ये ऐसी चीज़ हो गई। तो बेसिकली ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए बताई ताकि आप इसका एटॉमिक नंबर याद कर सको। एटॉमिक नंबर कितना है मरकरी का, 80, ठीक है। 80 घाट पर क्या देखने गए थे, लिक्विड, और मरकरी एलिमेंट ऐसा है मेटल के फॉर्म में जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 80, ठीक है। 80 इसको हमको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, 80 के बाद हम लोग इस तरीके से पीछे कर सकते हैं, 79, 78, 7, 6, 5, 4, 3,
2 तक रहेंगे, ठीक है। उसके पहले 14 एलिमेंट लैंथेनॉइड सीरीज के, एफ ब्लॉक के सीरीज के कुछ एलिमेंट यहां पर अवेलेबल हैं। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये एलिमेंट, पहला एलिमेंट यहां लिखा हुआ है ना, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो देखो पहले वाले सीरीज में, इस वाले एलिमेंट में, ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये पहली वाली एलिमेंट थी, ठीक है, इसमें अगर 18 ऐड करेंगे तो ये वाले एलिमेंट का मास मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। और यहां पर 39 लिखा हुआ है, इसमें 18 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा ना। तो अगर हम इसमें 18 ऐड करें तो कितना आ रहा है बच्चों, 57। ये किसके लिए है, लैंथेनम के लिए, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसमें से 14 माइनस कर लिया जाए, 14 एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि एफ ब्लॉक का जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल, मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर है, तो वो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट कहां अवेलेबल है, लैंथेनम वाला एलिमेंट कहां अवेलेबल है, अलग पीरियोडिक टेबल से। तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं। कुछ जगह पे पीरियोडिक टेबल में La लैंथेनम को उस एफ ब्लॉक के साथ रखा जाता है, पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, ठीक है, और लैंथेनम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर वो लिखा इसलिए वहां जाता है क्योंकि इसके बाद के एलिमेंट जो होते हैं उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ट्रिक के थ्रू उनको भी याद कर लिया जाएगा। तो तीसरे सीरीज का ट्रिक आप देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है ला, ला, ठीक है। एक भाई है जो कि मतलब एक गुंडा, ठीक है, उसने कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी कि ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे हान उस्मान और इरफान, ये 3 लोग थे, ठीक है, जिससे किसी ने हफ्ता मांगा। किस तरीके से, ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान और इरफान पिटाई और होगी, ठीक है। वो इस तरीके से ट्रिक से मतलब आप याद कर सकते हैं इसको, ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इरफान पिटाई और होगी, ठीक है। अगर नहीं दोगे हफ्ता तो फिर पिटाई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सीरीज को याद रख सकते हैं ना। अगला है एक्टीनियम, 89 होता है, ठीक है ना। वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये सभी एलिमेंट में, ठीक है, 89 एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर है, 89 एक्टीनियम। इस बात को इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि इस वाली सीरीज में सभी एलिमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट में आप कितना ऐड करेंगे, 32, ठीक है। तो अगर 32 एलिमेंट, अगर नेक्स्ट में जो पीछे वाला एलिमेंट है इसमें 32 इसके एटॉमिक नंबर में ऐड करेंगे तो दूसरे वाले एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना है बच्चों, इसमें 32 ऐड करना है हमको। कितना ऐड करना है, 32, इसमें 32 ऐड करेंगे, कितना होगा, 4 104, ठीक है। उसके बाद 105, फिर 106, 7, ठीक है। तो इस सीरीज को इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एक रफ डूबा, ठीक है, एक रफ, ठीक है, एक रफ तरीके से था, एक रफ डूबा सग भी हंस मत, है ना, एक रफ डूबा सग भी हंस मत, ठीक है, DSRGCN, इसको एज इट इज याद रख लेना है अपने को ना। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी, एक रफ डूबा सग भी हंस मत, DSRGCN। ये एलिमेंट्स हैं जिनको एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट, सॉरी ये सभी एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर हम सीरीज वाइज बात करें तो जो पहली सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका कहां एंटर करता है, कौन से वाले डी सबसेल में, 3D में, ठीक है, तीसरे वाले डी में। उसके बाद क्या होगा, फिर होगा 4D, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है हमारे पास 5D, ठीक है बच्चों। इसमें दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, 5D। इसके बाद वाली सीरीज क्या है, 5D। उसके बाद क्या है, ये है 6D। इस तरीके से D के अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, D सबसेल के अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये पहले वाले को 3D सीरीज बोलते हैं हम लोग, है ना, और दूसरे वाले को 4D सीरीज बोलते हैं। उसके बाद 5D सीरीज बोल रहे हैं, फिर 6D सीरीज बोल रहे हैं। तो ये एलिमेंट है जिनको आप ट्रिक से इजीली याद कर सकते हो ना। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर, या किस तरीके से इनके सब बिहेवियर को हमको स्टडी करना है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि हमको क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर
टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, तो क्योंकि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल का होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में, इसीलिए तुमने देखा होगा जो मेन पीरियोडिक टेबल बनाया था, हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल बनता है कुछ इस तरीके का बनता है ना, जहां पर ये एस ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, और ये पी ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है, ये एस था, यहां पर एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था और ये डी ब्लॉक था। एफ ब्लॉक मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर है, ठीक है। हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है तो डी ब्लॉक को बीच में रखने का रीजन क्या था, क्योंकि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में एंटर कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टी एस और पी के बीच में लाई करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की तरह भी होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह भी होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होगा, वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में आएगा वैसे वैसे डिस्कस किया जाएगा, पर अभी के लिए फिलहाल इतना कि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा, अब क्योंकि कुछ एलिमेंट मैंने बताया था लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट थे जो डी ब्लॉक में ही थे, ठीक है, उनका अगर ग्रुप नंबर देखा जाए तो वो 3 ही है ना, लेकिन वो एलिमेंट बेसिकली कहां पर है, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, उसी पर्टिकुलर ग्रुप में वो लाई कर रहे हैं ना, थर्ड वाले ग्रुप में ही लाई कर रहे हैं, पर लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट थे, कुछ एलिमेंट थे जिनको अलग से एफ ब्लॉक में रखा गया था, तो डी ब्लॉक के ही अंदर रखा गया है उनको, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। आपको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेई या फिर नीट में, वो बेसिकली इस तरीके का, इस पर थियरी पर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट जो है वो, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है इनमें से जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल है ना। तो एमसीक्यू में, बोर्ड में भी खूब सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा एलिमेंट है 4 में से जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप डील करेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन पर पहचान कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो सही बात है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है ना, दोनों की तरफ बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, आगे बोल रहे हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज में लिखी हुई है कि बिकॉज देयर, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ, इसलिए उनको ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोन एज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेटल जो होता है, मेटल डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि डी के कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं ना। तो हमारे पास जो डी के ऑर्बिटल बनते हैं वो 5 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल में आपने इसको पढ़ा रहा होगा कहीं पीछे, ठीक है। तो डी के 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर एक भी ऑर्बिटल ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, अगर एक भी बॉक्स ऐसा रह गया जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को ओरिएंटेट करके, किसी भी फील्ड में रखोगे ये ओरिएंटेशन के थ्रू अपने स्पिन को ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर ये हायर ऑर्बिट में वाइब्रेट कर सकता है, जंप कर सकता है ना। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो स्टेबल है, पर वही अगर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन शो कर सकता है ना, वाइब्रेट कर सकता है। इसी की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड बनेंगे वो सब कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, उनका मैग्नेट बन सकता है, अच्छा मैग्नेट बन सकता है, क्योंकि उनके पास जनरली क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। इस तरीके से वो न्यूट्रल हो तब भी, जैसे आयरन के अगर बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप देख लेंगे इस चीज को कि किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट में डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट होगा। नेक्स्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली पीछे कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ब्लॉक में एंटर करता है ना। हम लोग देखो इस पर्टिकुलर टर्म को समझेंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में एंटर कैसे करता है ना, जैसे देखो हमने बताया था कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, क्या 3D और इसके पहले 4s, तो क्योंकि हमको पता है अकॉर्डिंग टू बाउ प्रिंसिपल पहले कौन भरा जाता है, 4s, उसके बाद क्या भरते हैं 3D, है ना। तो ये देखो इस D के पहले जो सेल नंबर लिखा हुआ है, क्वांटम नंबर में जो सेल नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, मेन सेल से, मेन जो पीरियड नंबर होगा उससे हमेशा एक कम चलेगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है n की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की
जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही किसी भी एलिमेंट के पीरियड नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाए और आपको अगर पता चल जाए किसी तरीके से कि वो कौन से सबसेल में कौन से वाले मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लाई कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमें नहीं पता है कि टेक्नीशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और आपने पीछे देखा था टेक्नीशियम में 4d और 5s लिखा हुआ था, है ना। तो जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा 4, वैसे ही इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या है 5, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका लोकेशन पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं ना। इसको इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल का चैप्टर एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, खूब बोर्ड आपसे खूब क्वेश्चन इस पर पूछता है, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है या फिर क्यों नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम आपको बता दें पहले कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे जिंक, ठीक है, कैडमियम और मरकरी, ये 3 डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हम लोग। ट्रांजिशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सभी डी ऑर्बिटल या सभी ऑर्बिटल पेयर्ड है, सभी भरे हुए हैं, तो आपको पता है कि वो पर्टिकुलर हमको क्या बोलते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जिंक, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर किया जाए, ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला हमारे सामने 3d10 और 4s2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम लोगों ने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। दूसरा, इसके एक्साइटेड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट कितना चार्ज कैरी कर रहा है, उस चार्ज के बिहाफ पर मैक्सिमम जो कंपाउंड बना रहा है उन कंपाउंड के बिहाफ पर हम लोग देखेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो +2 करेंगे तब भी 4s 2 इलेक्ट्रॉन हमको बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर जो होता है n का, पहले इलेक्ट्रॉन वहीं से रिलीज करते हैं। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला जाएगा, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल लोगे तो 3d10 बचेगा केवल, है ना। तो d में 5 बॉक्सेस बनते हैं, पर बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो पूरा कंप्लीटली फील्ड है। और क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका भी जो +2 वाला होगा वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए दोनों जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम लोग बोल रहे हैं आयन हो या फिर कंपाउंड लिखा हो, एलिमेंट लिखा हो, इसका कंपाउंड कोई हो या फिर आयन लिखा हो, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है या फिर 0 चार्ज है, दोनों में कोई भी ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा हो, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ऐसे ही देखें कैडमियम में भी है और सेम मरकरी में भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम लोग किसी भी, वही लिखा हुआ है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप नंबर 12 हैव fully filled d orbital, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है जिनमें कोई d ऐसा हो जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो ना, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है सिल्वर के बारे में इंफॉर्मेशन ना। तो सिल्वर का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 लिखा हुआ है। अगर सिल्वर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है ना। तो सिल्वर का क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही कॉपर के केस में भी होता है, ठीक है, जैसे यहां 4d भर रहे हैं तो कॉपर वाले केस में भी क्या मिलेगा 3d, है ना। तो 3d वाले केस में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखो जैसे ही +2 चार्ज लिखा हुआ है तो एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इस वाले में एक बॉक्स ऐसा है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई सिल्वर को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसका ग्राउंड स्टेट देखा जाए तो ग्राउंड स्टेट में भी देखो ना एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 5s1 में, इसमें एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना। तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इस बात का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट की तरफ मूव कर सकता है ना। अब इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कलर फॉर्मेशन वाले कंपाउंड्स, ठीक है, इनकी अलग अलग बिहेवियर जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर इनकम्प्लीट होगा आयनिक फॉर्म में, डी में जो आयनिक फॉर्म है, ठीक है, अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोल जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट,
कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पोजीशन इन द पेरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक का पोजीशन आपको पता है इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनका जो प्लेस है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो एस और पी के बीच का है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए भी बोल रहे थे। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको जानना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज में वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, रेडियस क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, है ना, यही सारी चीजें, क्या क्या किस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या हैं इनके, यही सारी चीजें हमको जनरल प्रॉपर्टी में पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का प्लेस आपको कैसे पता चलेगा। अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, हमको पता करना है कि उसका पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या है, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम लोग प्लेस पता नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना। तो एक बार फिर से आफ्बाउ प्रिंसिपल वाला रूल आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे टर्म्स दिखाए गए हैं जिनको आपको पता करना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। तो उसी के बेसिस पर हम एक सीक्वेंस में बना रहे हैं आपके सामने। जैसे अगर मान लो हमको पता करना हो कि डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, हमने आपको दिखाया भी था पीछे कि जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से 4s और 3d। तो जो d है वो एक वैल्यू कम दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से एक वैल्यू कम है ना। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो इस तरीके से पहले d लिख दिया जाए फिर 4s लिखा जाए। जब फिल करते हैं तो पहले 4s फिल करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि पहले d लिखा हुआ है, यानी n-1 एक वैल्यू कम होगी d वाले में। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू, ठीक है, n-1 हो गया, तो ये क्या होगा, ns 1 से लेकर 2 तक 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग। s का एक ऑर्बिटल बनता है और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एटम का कर सकते हैं ना। तो कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करके भी लिखा हुआ है। अब फिर से वही बता रहे हैं हम, जैसे कि देखो ये सीक्वेंस सीरीज को अरेंज किया गया है, अबाउ के अकॉर्डिंग भरने के बाद इसको अरेंज किया गया है। पहले क्या भरते हैं, 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, फिर पहले 4s भरते हैं, उसके बाद 3d भरते हैं। पर यहां लिखा क्या है, पहले 3d फिर 4s ना, वो अरेंजमेंट है बेसिकली इस तरीके से कि 3 वाला ऑर्बिटल होगा, 3 वाला सेल होगा, ऑर्बिट होगा, तो इसको पहले भरेंगे उसके बाद इस तरीके से ना। पर अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए पहले 4s भरते हैं उसके बाद 3d लिखा होता है। पर क्योंकि जब आप अरेंज करके लिखते हो, थोड़ा ना सिस्टमैटिक वे में लिखते हो, तो थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग किसको फिल करेंगे, पहले 4s फिल करेंगे उसके बाद 3d फिल करते हैं ना। वो अरेंजमेंट दिया हुआ है d में, क्योंकि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना होता, पहले d भरा होता, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भी तो और भर सकते थे हम लोग, सही है ना। तो हम ये पहले 4s फिल करते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो अगला इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाता है। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्कैंडियम के बाद 22 आएगा तो अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 23 होगा तो अलग तरीके से होगा ना। तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। कोबाल्ट लिखा हुआ है ना, 27 लिखा हुआ है, तो 27 का मतलब देखो 2, 4, 10, 12, 18, 20, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो d में 7 भर दिया, d7 ना। तो इस तरीके से जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है पहले उसको भरते हैं, उसके बाद हायर ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, वो मेटल्स होते हैं। जनरली डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ द पेरियोडिक टेबल जो एलिमेंट है वो सब क्या है, मेटल्स है ना। मैक्सिमम क्या है, मेटल्स हैं पेरियोडिक टेबल में, कुछ इसके बाद मेटलॉइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो वही चीज यहां पर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दी हुई है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्लेज टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक बिहेवियर का मतलब क्या, मेटल्स किस तरीके के होते हैं। जनरल मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, मेटल मेटल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। दूसरा हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी, पटक पटक के उनको थिन सीट में कन्वर्ट कर लिया जाए, पीट पीट के उनको थिन सीट में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। वो मेलेबल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल, ठीक है। डक्टिलिटी, उनको स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए डक्टिलिटी तो किसकी होती है बच्चों, गोल्ड की। मेलेबिलिटी भी किसकी है, गोल्ड की,
है ना। तो मैक्सिमम मैलेबिलिटी किसकी है, गोल्ड की। वही अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी देखा जाए तो वो किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, जिनको आपको ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद क्या है, मेटालिक लस्टर। तो मेटालिक लस्टर का मतलब क्या करें, हम पॉलिश कर दें, मेटल्स को पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या करता है, साइन करने लगता है, ठीक है। तो साइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट, हार्ड एंड लेस वोलाटाइल। हार्ड होते हैं मेटल्स, जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ना। वोलाटाइल का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनाने में हमको दिक्कत होती है। एक मेटल में एक पोल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना सकते ना, नेगेटिव तो बेसिकली बना ही नहीं सकते। मेटल तो इसी बस बात पे डिपेंड करता है ना कि कोई स्पीसीज कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इन सभी चीजों का रीजन पता है क्या है, बस एक, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसकी वजह से ये सब प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं। अदरवाइज ये भी टिपिकल जो एस ब्लॉक के मेटल्स थे उन्हीं की तरह बिहेवियर शो करते है ना। सोडियम सॉफ्ट होता है, आप इजीली क्या कर सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हो, इस तरीके से। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं ना। पहला लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दो और वो पर्टिकुलर मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, पहले सॉलिड में रहा होगा, उसके बाद उसको मेल्ट कराया आपने, टेम्परेचर दिया, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इस तरीके से है देखा जाए तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं। तो अगर हमको सीरीज वाइज कंपेयर करना हो किसी एलिमेंट को, कि हम एक सीरीज में जैसे स्कैंडियम से लेकर अगर हमको जिंक तक कंपेयर करना हो किसी एलिमेंट को, अगर हमको स्कैंडियम, साइंस टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी, कौन, जाने, पहली वाली सीरीज को कंपेयर करते हैं। तो अगर पहली सीरीज में हमको पता करना हो कि इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन से एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, तो आपको बेसिकली क्या पता करना है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ध्यान ये बात का रखना है कि क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, बच्चों ध्यान रखना कि डी ब्लॉक में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसमें मेटल और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होगा, क्योंकि देखो एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं, वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, सही है ना। तो अगर किसी के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सही है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा बॉन्डिंग होगा उनके बीच में, बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सभी का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे कर सकते हो आप, 4s1 और 3d5। आपने ये पर्टिकुलर क्रोमियम एलिमेंट एक्सेप्शन के फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 4s1 3d5। और s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना था पर 1 इलेक्ट्रॉन है, d के 5 बॉक्सेस होते हैं, पर बॉक्स 1-1 इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है और s में एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर क्रोमियम के पास कितने हैं, 6। दैट्स व्हाई क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा अपनी सीरीज में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सही है ना। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर हम लोग, तो अगर सभी एलिमेंट को कंसीडर किया जाए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट को कंसीडर किया जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन को हम लोग वुल्फ्रेम बोलते हैं। टंगस्टन का लैटिन नेम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वुल्फ्रेम, है ना। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है क्योंकि इसी के सीरीज में आता है वो, ठीक है ना। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बात यही जो मेन पॉइंट था इसमें यही था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। चलिए उसके बाद क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वही सेम चीज, जनरल रूल की ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इन 3D सीरीज मैक्सिमम नंबर D5 जिसमें D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें इस तरीके का बिहेवियर शो होता होगा। पर Mn और टेक्नीशियम को छोड़ दिया जाए, Mn और टेक्नीशियम इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि इनके s ब्लॉक्स अगर देखे जाए, Mn का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 25। Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 25, ठीक है। तो अगर 25 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या करते हो, 4s2 3d5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। देखो यहां तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड हो गया ये, ठीक है। वही क्रोमियम में क्या था, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, सही है ना। तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जो इनका पर्टिकुलर बिहेवियर है ना, वो
अलग तरीके से शो होता है। इसमें D5 है लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट से अलग है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक सीरीज बनाई गई है आपके सामने, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है ना, कि हमने स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। उसके बाद Mn, क्योंकि D5 है, पेयर्ड है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा, एनॉमलस बिहेवियर में भी पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि एनॉमलस बिहेवियर होता है, उसका अलग तरीके का बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, Fe लिखा, फिर कोबाल्ट लिखा, फिर निकल लिखा, फिर कॉपर लिखा, फिर जिंक होगा ना, इस तरीके से एलिमेंट है। दूसरी सीरीज में इस तरीके से है, जिरकोनियम, हाफनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक है। तो इसी सीरीज में अब क्योंकि ये सबसे ऊपर था, इसके नीचे क्या था, मोलिब्डेनम, फिर ऐसे क्या है, टंगस्टन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट अगर देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट तो किसका है, टंगस्टन। इस ग्राफ के थ्रू आप इस बात को समझ सकते हो ना, रिलेट कर सकते हो। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम तरीके से इंक्रीज कर रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का हमको बॉइलिंग पॉइंट जानना है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि दो एटम एक साथ में क्लोज थे, ठीक है, हम क्या करें, उनके बीच का बॉन्ड उसको ब्रेक कर दें, है ना, कुछ टेम्परेचर लगाएं और उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, उनको सेपरेट कर दें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे, है ना। 1 मोल एटम्स एक साथ एग्रीगेट हुए, ठीक है, एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 1 मोल का सब्सटेंस फॉर्म कर लिया उन्होंने, 1 मोल एलिमेंटल फॉर्म अगर कलेक्ट कर लिया है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी उसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। या फिर इसको रिवर्स करके कैसे चेक कर सकते हो आप कि 1 मोल स्पीसीज है, एग्रीगेट है, उनको कंप्लीटली सेपरेट कर देना है तुमको, एक एटम को नहीं, 1 मोल स्पीसीज एक साथ है, ठीक है, 1 मोल मेटालिक बॉन्ड बना रहा होगा या किसी भी टाइप का बॉन्ड बना रहा होगा 1 मोल, हम क्या करें, उनके मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, ठीक है। तो एटम और एटम को अलग अलग कर देंगे हम लोग जिस पर्टिकुलर टर्म से, जिस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना हाई होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही तरीके से सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे होंगे। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, फॉर्म द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर अच्छा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड, अराइज ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी वजह से इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। वही सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके सामने। ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द रिजल्टिंग बॉन्ड, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ट्रेंड बनाई हुई है उसी तरीके से जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था एक ग्राफ के थ्रू था, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का भी एक सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। पहले लिखा हुआ है 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज ना, इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से है, या फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम किसका होगा, जिनके पास कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमने आपको बताया था पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, अगर इनको ऑब्जर्व किया जाए, स्टडी किया जाए, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको कैसे दिखा था, इनके सभी ऑर्बिटल्स जो हैं वो भरे हुए थे, कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर रहा था। और क्योंकि इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है इनके पास, दैट्स वाई हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि इनके पास इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बेसिकली हमको क्या करना है, दो एटम को अलग अलग करना है, तो अब सभी ऑर्बिटल इनके भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इजीली थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, ये दो एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि इनके पास 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में मेटल और मेटल का जो बॉन्ड होगा, जिसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, वो वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर लगाओगे, ये बॉयल हो जाएंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे, सही है ना। अगला टर्म है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस की। रेडियस बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। यहां पर मेटल्स है तो मेटालिक रेडियस होगा ना। अलग अलग तरीके के रेडियस आपको अलग अलग टॉपिक में, जैसे पेरियोडिक टेबल में अलग अलग टाइप के रेडियस पढ़ाए गए होंगे, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट रेडियस होता है ना, मेटालिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है, ठीक है। इस तरीके से कोवेलेंट रेडियस दिया, वंडरवॉल रेडियस है, ठीक है, जो कि नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो अलग अलग टाइप के रेडियस है। यहाँ पर मेटालिक रेडियस को किस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है आप उस तरीके से इसको जान सकते हो कि जैसे हम लोग किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं,
अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें किसी भी पीरियड में, पीरियड नंबर अगर 2 है 3 है, ठीक है, इस तरीके से एस ब्लॉक पी ब्लॉक में अगर कंपैरिजन करना है तुमको, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जनरली रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सेम पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, और अगर सेम पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। पर जनरली देखो यहां पर ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लेफ्ट राइट चलने पर साइज डिक्रीज नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम और वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज तक, ये जो रेडियस था ये मैग्नीज तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आयरन कोबाल्ट और निकिल के लिए ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस है इनका, ठीक है ना, लगभग बराबर रेडियस होता है। उसके बाद कॉपर और जिंक लास्ट में एंड ऑफ द सीरीज क्या हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज करता है, एकदम हैवी नहीं पर स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो मतलब कहने का क्योंकि अपने को पता है ये पर्टिकुलर कि रिपल्शन जैसे जैसे नंबर, अब सोचो इस चीज के बारे में, ये क्यों ऐसा इस तरीके का बिहेवियर ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अपने को बताया गया कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग। अगर थोड़े से स्पेस में, कुछ स्पेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले कुछ अलग तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, पर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ाएंगे इसमें, इसी पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते गए, ठीक है, तो जब जैसे ही आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो लगता है। जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो किसके किसके लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए और निकल के लिए, इनका जो रेडियस था वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सेम स्पीड से, सेम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से काम कर रहा है। इसी वजह से इनका जो साइज था वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया था। पर एंड ऑफ द सीरीज, क्योंकि अब उससे ज्यादा नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाओगे, प्रोटॉन भी बढ़ा रहे हो पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, तो उतने ही एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ा दोगे, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो होगा वो डोमिनेट कर जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इन दोनों में ज्यादा लग सकता है, इसीलिए वजह से हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा रेडियस हो जाता है किसका, जिंक का, सही है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ अगर डी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा काम करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के लिए वही सेम चीज लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वही सेम इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर पेज पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा काम करेगा, और अगर डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे तो 5 के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाएंगे, 8 बढ़ाएंगे तो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। पर जैसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा काम करता है, इसकी वजह से साइज क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। कुछ इस तरीके से 3D 4D और 5D सीरीज, जो 3 सीरीज आपके सामने थी, उन सीरीज का जो ऑर्डर था वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट लिखा हुआ है इसमें। देखो पहली बात कि 3D सीरीज में वेरिएशन अलग तरीके से काम कर रहा था। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझें कि यहां पर जो नंबर लिखा होता है बच्चों, ये जो नंबर लिखा होता है इसी के बेसिस पर हम लोग तो बताते हैं किसी का रेडियस, क्योंकि ये क्या होता है, ये किसी के लिए भी आउटर मोस्ट सेल होता है ना, सबसे बाहर वाला सेल। वैसे डी के पहले एक हायर ऑर्बिट रहा होगा, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड के बराबर होता था। जैसे इसके पहले क्या लिखा होगा, 4th पीरियड का एलिमेंट है ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, ये 6th पीरियड का एलिमेंट है ना। डी लिखा हुआ है, डी के पहले एक ज्यादा वैल्यू होगी एस के लिए ना, तो अलग अलग पीरियड के एलिमेंट थे। अब क्योंकि नंबर ऑफ अगर सेल बड़ा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बड़ा होगा तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल अगर बड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसका रेडियस भी तो ज्यादा होगा। तो अगर उसका रेडियस ज्यादा है इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ सेल जाते हैं, नंबर ऑफ ना रेडियस ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जनरली क्या होना चाहिए था कि सबसे छोटा 3D वाले एलिमेंट होने चाहिए थे, फिर उससे बड़े 4D वाले, फिर 5D वाले। जनरल तो ऐसा ही होना चाहिए था। पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे हमने बताया था लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट, ठीक है, उनमें पुअर शिल्डिंग होती है F ब्लॉक की, जिसकी वजह से उनका जो रेडियस होता है वो रेडियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बढ़ने के बजाय क्या होता है, घट जाता है, रेगुलर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।